students, let us start class 8 SS Social and Political Life, chapter 26, the parliamentary form of government, है ना। इसका बगल में इंडियन पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है? वो ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पर लोग इलेक्शन द्वारा एक पार्लियामेंट के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे करके उन लोगों को इलेक्ट करता है। उन लोग वो पीपल के लिए नियम बनाता है। ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलता है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ये हम लोग इसके पहले भी हम लोग देखा था। इंडिया है ये वर्ल्ड का हर कंट्री में से सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र वाला वो कंट्री वो इंडिया है। इंडिया का डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सिस्ट एंड बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। तो इंडिया में इंडिया का गवर्नमेंट वो क्या है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है विच एक्सिस्ट, वो इंडिया में है, एंड बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइज। उसका संचालन वो अडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार होता है। अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या है? इंडिया में जो भी सिटीजन 18 ईयर्स का और उससे बड़ा है उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। उन लोग इंडियन पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव्स को जाना चाहिए उन लोगों को वोट दे करके जीता करके उन लोगों को पार्लियामेंट में भेज देता है। यह है अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस डिनोट्स दैट द पार्लियामेंट विच इज द supreme law making body and is composed of elected representatives by people in the possession of election। तो इंडिया का पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी, ये है इंडिया के लिए नियम बनाने वाला, लॉ मेकिंग नियम बनाने वाला वो ऑर्गन यही है। एंड इज कम्पोज्ड ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बाय पीपल इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। उसमें इलेक्शन द्वारा लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में भेजता है। डू यू नो द गवर्नमेंट इज द सुप्रीम एंड एक्सिक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द legislator। The president is the head of executive, but all power in reality exercised by the council of ministers with the prime minister as its head, है ना। ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। द गवर्नमेंट इज द सुप्रीम। इंडिया में, इंडिया के जैसा एक देश में गवर्नमेंट है सबसे बड़ा। द सुप्रीम पावर वो क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इज द सुप्रीम एंड द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटर के अनुसार है। अकाउंटेबल टू द मतलब अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेटर मतलब विधायिका के प्रति जवाबदेही। तो विधायिका के प्रति जवाबदेही होता है हमारा गवर्नमेंट। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का हेड वो कौन है? इंडियन प्रेसिडेंट है। बट ऑल द पावर इन रियलिटी एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन रियल में ये सारा पावर ये मिनिस्टर्स के हाथ में है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है। जैसे द प्राइम मिनिस्टर आर्ट्स इज हेड। ये मिनिस्टर्स का काउंसिल उसका हेड कौन है? द प्राइम मिनिस्टर है। लेट अस सी हाउ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मूव्स इन वेलफेयर स्टेट। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ये मेथड हमारा स्टेट का या हमारा देश का वेलफेयर के लिए, अच्छाई के लिए ये कैसे इसका संचालन होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। लर्निंग एडवांटेजेस, लर्न मोर इन दिस चैप्टर। मीनिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये चैप्टर में हम लोग ये सब और ज़्यादा पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी उसका मीनिंग। द पार्लियामेंट लोकसभा, हाँ लोकसभा, राज्यसभा। द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये सब क्या है, कौन है, उन लोगों का क्या फंक्शन है, उन लोगों का क्या काम है हमारे देश में, ये सब के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। देन रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसीज कैन ईदर अडॉप्ट a parliamentary form of government or a presidential form of government।
है ना। रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र जो पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना करके बनाने वाला वो पार्लियामेंट, वो उस तरह का डेमोक्रेसी। इट कैन इधर अडॉप्ट ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये दो तरह का डेमोक्रेसी हो सकता है। लोकतंत्र में भी दो तरह का गवर्नमेंट बन सकता है, एक ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दूसरा ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया हैज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इंडिया में इसमें से कौन सा गवर्नमेंट है? द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हियर एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। ये मेथड में क्या है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर के लिए आंसरेबल है, मतलब जवाबदेही है। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इसमें एग्जीक्यूटिव क्या है? एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट है उसका हेड। एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है? कार्यपालक। सो एग्जीक्यूटिव का हेड द प्रेसिडेंट है, बट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स आर एक्चुअली एक्सरसाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन ये एग्जीक्यूटिव का सारा पावर, अधिकार, ये मिनिस्टर्स का काउंसिल है, उन लोग के हाथ में है, मतलब मिनिस्टर्स में है। मिनिस्टर्स का हेड द प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या द कैबिनेट मिनिस्टर्स, उन लोग के हाथ में है ये पूरा पावर। व्हाट आर द रीजन्स फॉर ऑप्टिंग फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो इंडिया में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये अपनाने का क्या रीज़न है, उसके बारे में अभी देखते हैं। इंडिया चॉज द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इंडिया का गवर्नमेंट सिस्टम या इंडिया में इस तरह से द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये चूज करने का रीजन्स ये सब है। बीइंग ए ब्रिटिश कॉलोनी, इंडिया वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो इंडिया पहले ब्रिटिश का एक कॉलोनी था, तो इसलिए ब्रिटिश में उस समय ब्रिटेन में जिस तरह का गवर्निंग सिस्टम था वो भी एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था। वो ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। नेक्स्ट, टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द मल्टीपल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप सो दैट दे कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा बात क्या है? टू गिव इक्वल रिप्रेजेंटेशन, मतलब हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। दैट मीन्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द मल्टीपल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अलग अलग रिलीजियंस को मानने वाला लोग, अलग अलग धर्म को मानने वाला लोग, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप, लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग भाषा बोलने वाला, तो अलग अलग भाषा बोलने वाला लोग, ये सबके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए है। वो इस तरह का एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में ही वो सब पॉसिबल है। तो इस तरह से हर रिलीजियन का, हर भाषा बोलने वाला, ये सबको अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है पार्लियामेंट में। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूटिव बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल, जवाब देने का काम या उसके लिए जिम्मेवार वो द एग्जीक्यूटिव है। इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ डिक्टेटरशिप। तो इसलिए वहाँ पर किसी तरह का डिक्टेटरशिप का चांस नहीं। डिक्टेटरशिप मतलब अधिनायकत्व, अधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप, उसका चांस बहुत कम होता है इस तरह का गवर्नमेंट में। द पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट है और 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का 2 हाउसेस क्या क्या है? द लोकसभा एंड द राज्यसभा। द पार्लियामेंट एंड द 2 हाउसेस फॉर्म द यूनियन लेजिस्लेटर। तो पार्लियामेंट एंड ये दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये तीनों मिल करके द यूनियन लेजिस्लेटर बनता है। यूनियन लेजिस्लेटर, इंडियन पार्लियामेंट हाउस का पिक्चर है द पार्लियामेंट हाउस। देन डिड यू नो द हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर आर सेपरेट, है ना। स्टेट का हेड मतलब देश का हेड, यहाँ पर स्टेट का मीनिंग हुआ है देश, द नेशन। तो नेशन का हेड द प्रेसिडेंट है, द इंडियन प्रेसिडेंट, एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हेड वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये दोनों अलग अलग है। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, मतलब प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड मतलब नाम के लिए है, मतलब उसके लिए कोई अलग ड्यूटी नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए कोई स्पेशल ड्यूटीज नहीं है,
नॉमिनल हेड है, ऑल द पावर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। इसलिए जो रियल पावर ये सारा चीज द प्राइम मिनिस्टर के पास है। देयर इज नो क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर ये दोनों का पावर के बीच में कोई भी तरह का एक क्लियर सेपरेशन नहीं है। द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर फॉर इट्स एक्शंस, है ना। लेजिस्लेटर का जो भी काम हो, लेजिस्लेटर वो जो भी काम करता है ये सबका जिम्मेवार, ये सबका रिस्पॉन्सिबल ये कौन भी होता है, एग्जीक्यूटिव भी होता है। लोकसभा, द लोकसभा इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा को ऐसा कहता है पीपल का हाउस, हाउस ऑफ द पीपल। दिस इज बिकॉज इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। क्योंकि लोकसभा में जो लोग आता है उन लोग पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजता है, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन मेथड में लोकसभा में आने वाला लोगों को इलेक्ट करता है लोग, इसलिए वो इट इज़ कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। लोकसभा का कॉम्पोजिशन देखिए, लोकसभा में कौन कौन होता है या कितना कितना लोग होता है। द लोकसभा कैनॉट हैव मोर देन 552 मेंबर्स। हमारा इंडिया का लोकसभा में 552 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकता है। आउट ऑफ दिस, इसमें 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स, है ना। ये 530 मेंबर्स ये अलग अलग स्टेट्स में से इलेक्ट होता है। एंड बाकी 20 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज। बाकी 20 मेंबर वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होकर के आता है। सीट्स आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एक एक स्टेट में से कितना कितना मेंबर, एक एक स्टेट में कितना सीट, ये कैसे देता है, एक एक स्टेट का पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब आबादी, आबादी के अनुसार एक स्टेट के लिए कितना लोकसभा मेंबर्स चाहिए एक स्टेट में से, ये सब डिसाइड करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसके अलावा इंडियन प्रेसिडेंट के पास भी एक पावर है, उसको 2 मेंबर्स को चूज कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होना चाहिए। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाला 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। इफ ही फील्स दैट द कम्युनिटी इज नॉट पार्टी दैट रिसीव्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट कास्ट इज डिक्लेयर्ड द विनर। वो इस तरह से वो प्रेसिडेंट वो करता है, वो कब, इफ ही फील्स दैट द कम्युनिटी इज नॉट पार्टी दैट रिसीव्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल वोट्स। अगर एक जगह का इलेक्शन में टोटल वोट का आधा से ज़्यादा वोट लेकर के कोई भी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का एक पार्टी अगर नहीं जीतने पर उन लोगों के लिए प्रेसिडेंट 2 आदमी को नॉमिनेट कर सकता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, द प्रेसिडेंट, दोनों का पिक्चर दिया हुआ है। आफ्टर द इलेक्टरल रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड, द लीडर ऑफ द पार्टी विथ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इज इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इलेक्शन होने के बाद इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट में जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स ज़्यादा जगह में जीता है, ज़्यादा स्टेट से जीत के आया है, वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे नया गवर्नमेंट बनाने के लिए। द अदर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द ओपोजिशन। बाकी जो भी पार्टी है ये सारा चीज़ मिल कर के वो क्या बनाएंगे, ओपोजिशन पार्टी बनाएंगे, ओपोजिशन बनाएंगे। नेक्स्ट, स्पीकर। द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ लोकसभा फ्रॉम अमंग दमसेल्व्स। ना, पार्लियामेंट का मेंबर्स दे इलेक्ट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ लोकसभा। वो लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चूज करेंगे। अमंग दमसेल्व्स मतलब उन लोगों के बीच में से ही एक आदमी को चूज करेंगे। द स्पीकर इज पर्सन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ये स्पीकर ये क्या होता है, रूलिंग पार्टी से होता है। उसका मतलब जो इलेक्शन होने के बाद सारा जगह से, सारा स्टेट में से एक ही पॉलिटिकल पार्टी का ही आदमी जीतना जरूरी नहीं है ना। अलग अलग स्टेट में से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का लोग जीत के आएगा, उसमें सबसे ज़्यादा कौन पॉलिटिकल पार्टी का है उसी का गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन बाकी मेंबर भी उसमें है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर भी वो लोकसभा में है, लेकिन उन लोगों में से किसी को स्पीकर नहीं बनाएंगे। ओके, जो पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट बनने वाला है, जो पॉलिटिकल पार्टी का ज़्यादा सीट में जीत के आया है,
उसी में से एक मेंबर को क्या बनाएंगे, स्पीकर बनाएंगे। इसका मतलब रूलिंग पार्टी मतलब जो पार्टी का राज होने वाला है इंडिया में अगला 5 साल के लिए, वो रूलिंग पार्टी का एक मेंबर को लोकसभा का स्पीकर बनाएंगे। ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन एन इम्पार्शियल मैनर। तो लोकसभा का स्पीकर जो है, स्पीकर बनने के बाद वो किसी के प्रति क्या नहीं दिखाना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं दिखाना चाहिए। वो स्पीकर हमेशा इम्पार्शियल होता है। द स्पीकर सुपरवाइजर्स द प्रोसीडिंग्स एंड मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर का काम क्या है, वहाँ का प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करना है। मतलब लोकसभा में जो भी मीटिंग या लोकसभा का अलग अलग काम होता है, अलग अलग सेशन होता है, वो सब प्रोसीडिंग्स को सुपरवाइज करना है, मैनेज करना है, ये काम है स्पीकर का। एंड मेंटेन ऑर्डर इन द हाउस। उस तरह पार्लियामेंट हाउस में हर चीज़ में एक ऑर्डर, मतलब किसी भी तरह का हंगामा झगड़ा ये सब नहीं होने से रोक करके एकदम अच्छा मेथड में ये पार्लियामेंट का संचालन वो स्मूथली होने के लिए ये सब काम को देखभाल करता है स्पीकर। नेक्स्ट, डिड यू नो जीवी मावलनकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। इंडिया में लोकसभा का सबसे पहला स्पीकर वो कौन थे, जीवी मावलंकर। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट लोकसभा स्पीकर। एक टास्क आप लोग के लिए है, अभी लोकसभा स्पीकर कौन है उसका नाम ढूंढिए, उसका नाम ढूंढ के आते। नेक्स्ट, राज्यसभा। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को क्या बोलता है, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलता है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और द राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट का दोनों हाउस में एक को अपर हाउस बोलता है, एक को लोअर हाउस बोलता है। लोकसभा लोअर हाउस है तो अपर हाउस क्या है, राज्यसभा है। राज्यसभा का कॉम्पोजिशन देखिए, उसमें कौन कौन लोग कितना कितना है ये सब देखिए। देयर कैन बी ए मैक्सिमम 250 मेंबर्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 250 मेंबर्स हो सकता है। आउट ऑफ विच 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट्स। उसमें से 238 मेंबर्स अलग अलग स्टेट में से है। एंड द यूनियन टेरिटरी, अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में से है ये 238 मेंबर्स। मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा में कौन जाना चाहिए, उसमें कौन जाएगा, ये अलग अलग स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स उन लोगों को डिसाइड करके राज्यसभा में भेजता है। एक फोटो देखिए, द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस। इंडियन पार्लियामेंट में राज्यसभा हॉल, उसका पिक्चर है राज्यसभा। नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट इज द प्रिसाइडिंग ऑफिस और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन या राज्यसभा में द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब जैसे लोकसभा में स्पीकर थे, वो स्पीकर का काम था लोकसभा का सारा प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करना है, उस तरह राज्यसभा का सारा प्रोसीडिंग्स को कंट्रोल करने वाला वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और कौन होता है, द वाइस प्रेसिडेंट होता है। एलिजिबिलिटी, राज्यसभा मेंबर होने के लिए उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा ए कैंडिडेट मस्ट बी, है ना, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए एक कैंडिडेट, एक आदमी, उसके लिए ये क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज, मतलब उसका उम्र 30 साल से नीचे नहीं होना चाहिए। ये कैंडिडेट कैन बी डिस्क्वालिफाइड इफ he hold any office or profit under the government of India or the government of any state, है ना। राज्यसभा का मेंबर्स वो कोई भी तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रॉफिट लेने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह का गवर्नमेंट का काम करने वाला नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाला आदमी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का भी या फिर स्टेट गवर्नमेंट से भी किसी तरह का प्रॉफिट लेने वाला, किसी तरह का सैलरी लेने वाला या किसी तरह का गवर्नमेंट काम करने वाला ये नहीं होना चाहिए। He of an unsound mind and had acquired the citizenship of another country, है ना। He must be of an unsound mind. Unsound mind मतलब अस्वस्थ माइंड वाला नहीं होना चाहिए। एंड had acquired the citizenship of another country, वो दूसरा कोई कंट्री का सिटीजनशिप लेने वाला भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, द टर्म्स ऑफ राज्यसभा।
राज्यसभा का टर्म, टर्म मतलब पीरियड है ना, एक राज्यसभा तो कितना साल तक है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 6 years। उसका मतलब राज्यसभा में एक मेंबर को चूज करेगा, एक मेंबर को चुना जाएगा, उसका समय वो कितना साल तक है, मैक्सिमम 6 years तक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years। हर 2 साल में राज्यसभा का 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाता है, 1/3 मेंबर्स वो रिटायर हो जाता है। Thereafter, fresh elections are announced for the seats vacated in the beginning of the 3rd year। उसके बाद तीसरा साल के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में एक नया इलेक्शन को अनाउंस करेंगे वो सीट के लिए। जितना लोग 2 साल पूरा करके रिटायर होता है उन लोग का जगह में, उन लोग का सीट के लिए एक न्यू इलेक्शन कंडक्ट करेंगे तीसरा साल का बिगिनिंग में। द राज्यसभा इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। इसका मतलब राज्यसभा कभी भी डिसमिस नहीं होता है ना, ये हम लोग को मालूम है। एक मेंबर का पूरा समय वो कितना साल तक है, 6 years तक है। उसके बीच में 2 साल पूरा होने के बाद मतलब 1/3 लोग वो 2 साल पूरा होते वो क्या हो जाता है, रिटायर भी हो जाता है, उनका जगह में दूसरा लोग आ जाता है। इस तरह से ये कंटिन्यू होते रहेगा, इसलिए राज्यसभा कभी भी डिसमिस नहीं होता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द परमानेंट बॉडी। इसलिए राज्यसभा को एक ऐसा नाम भी बोलता है द परमानेंट बॉडी, क्योंकि ये कभी भी डिसमिस नहीं होता है। द पार्लियामेंट इन सेशन, द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस इज कॉल्ड ए सेशन। एक सेशन मतलब क्या है, द पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस मीट्स टू कंडक्ट इट्स बिजनेस है ना, मतलब ये हाउस पार्लियामेंट का हाउस, उसमें अपना काम करने के लिए मीटिंग करने वाला वो समय, मतलब वो हाउस का सारा मेंबर्स मिलकर के अगला कार्यक्रम को प्लानिंग करने का वो मीटिंग्स, उसी को बोलता है एक सेशन बोलता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू समन ईच हाउस। मतलब ये दोनों हाउस का, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दोनों हाउस का मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, मीटिंग बुलाने का वो पावर, वो अधिकार वो किसको होता है, द प्रेसिडेंट को होता है। द पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडियन पार्लियामेंट कम से कम एक साल में 2 बार मीटिंग होना चाहिए, मीटिंग करना चाहिए। एंड देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर दैन 6 months बिटवीन द 2 सेशन। वो दोनों सेशन एक साल में, पहले बोला था एक साल में एटलीस्ट 2 बार पार्लियामेंट का सेशंस होना चाहिए। सो देयर शुड नॉट बी ए गैप ऑफ मोर दैन 6 months बिटवीन द 2 सेशंस। ये दोनों सेशंस के बीच में 6 months से ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। इफ़ इट सो हैपन्स देन द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू। अगर ऐसा कुछ होने पर द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू समन ईदर हाउस। ऐसा ज़्यादा गैप होने पर इंडियन प्रेसिडेंट को ये पावर है, उसमें से अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ये दोनों में से कोई भी हाउस का मीटिंग बुला सकता है। एक सेशन को स्टार्ट करने का वो पावर इंडियन प्रेसिडेंट के पास। डिसकंटिन्यू द मीटिंग ऑफ ईदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट ना, ऐसा कुछ होने पर, कोई भी बात होने पर प्रेसिडेंट को कोई भी हाउस का मीटिंग को डिसकंटिन्यू करने का भी अधिकार है ऑफ ईदर हाउस विदाउट डिसॉल्विंग इट। उसको डिसमिस करने के बिना उसको डिसकंटिन्यू करने का, वो ऑनगोइंग मीटिंग या ऑनगोइंग सेशन को डिसकंटिन्यू करने का अधिकार है। डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। दूसरा क्या है, डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, उसमें से अपर हाउस लोअर हाउस, इसमें से द हाउस ऑफ द पीपल, द हाउस ऑफ द पीपल मीन्स लोअर हाउस, लोकसभा, उसको डिसॉल्व कर सकता है, मीन्स डिसमिस कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर। मतलब प्राइम मिनिस्टर से बात करके उसको डिसॉल्व करने का भी अधिकार है। A minimum of 1/10 of the total number of members should be present to transact the business of the parliament। तो ये पार्लियामेंट का काम
या पार्लियामेंट का कोई भी मीटिंग या यानी सेशन, ये सब होने के लिए मिनिमम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर शुड बी प्रेजेंट। जो टोटल मेंबर्स है उसका 1/10 कम से कम होना चाहिए, दे शुड बी प्रेजेंट टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस। तो पार्लियामेंट का बिजनेस या पार्लियामेंट का काम होने के लिए वो जरूरी है। द नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। द पार्लियामेंट इट परफॉर्म सेवरल फंक्शन। पार्लियामेंट का अलग अलग फंक्शन, अलग अलग काम, ढेर सारा काम है। सम ऑफ दम आर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ, नया नियम बनाना, फिनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम ना, गवर्नमेंट का इनकम रेवेन्यू उसी पर फिनेंशियली कंट्रोल करना, आर्थिक रूप से उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के ऊपर में कंट्रोल करना। ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी वो लेने देने का एक ऑर्गन, इस तरह का काम सब करता है एक पार्लियामेंट। हाउ ए बिल बिकम्स ए लॉ, एक बिल वो नियम कैसे बनता है। द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉस एंड चेंज द ओल्ड वंस। एक पार्लियामेंट को नया नियम बना भी सकता है, जो ओल्ड लॉ है उसी पर मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। ए लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए बिल। एक नियम मतलब ये सबसे पहले एक बिल बनाता है, एक बिल के रूप में उसको हाउस में इंट्रोड्यूस करना है, पार्लियामेंट का हाउसेस में उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये बिल इज द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड लॉ। ये बिल मतलब क्या होता है, वो जो लॉ बनाना चाहता है, जो नियम बनाना चाहता है उसी का ड्राफ्ट है, मतलब उसका एक रफ कॉपी है ये। द बिल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। तो जनरली ये बिल, ये 3 कैटेगरी का बिल्स होता है। दे आर मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ये 3 तरह का बिल जनरली होता है। उसमें मनी बिल मीन्स इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू द टैक्स रेगुलेशंस, रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, the payment to or withdrawal from the contingency or the consolidated fund of India। तो मनी बिल मतलब क्या है, it contain the provisions related to the tax regulation है ना, मतलब इंडिया में लोगों से जो टैक्स जमा करने का उसको कंट्रोल करने का नियम, और द रेगुलेशन ऑफ बोरोविंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उधार ले सकता है उसी को कंट्रोल करने का वो नियम। द पेमेंट टू और विथड्रॉवल फ्रॉम द कंटिजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ना, उसका मतलब इमरजेंसी एंड कंसोलिडेटेड फंड मतलब जो टैक्स गवर्नमेंट जमा करता है उसी को किस प्रकार से उसका यूज़ होता है ना, ये सारा चीज़ पर कंट्रोल करने वाला नियम बनाने के पहले जो बिल इंट्रोड्यूस करता है, ये सारा चीज़ मनी बिल वाला एक कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल्स आर ड्राफ्ट प्रपोजल्स फॉर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब वो बाकी जो लॉ है, नियम है, जो मनी रिलेटेड नहीं, उसी का ड्राफ्ट को प्रपोजल करने वाला ये प्रोसेस सब ऑर्डिनरी बिल्स में आता है। उस तरह का जो नियम, उसका ड्राफ्ट ऑर्डिनरी बिल में आता है। द नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स डील विद द अमेंडमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट के बारे में। अमेंडमेंट क्या है ये हम लोग इसके पहले वाला चैप्टर में पढ़ा था। अमेंडमेंट मतलब क्या है, ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसी पर मॉडिफाई करने वाला वो प्रोसेस को बोलता है अमेंडमेंट। तो ऑलरेडी जो नियम है उसी को चेंज करने के लिए जो बिल बनाता है वो आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंडर। दे कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये हम लोग को इंडियन पार्लियामेंट का दोनों में से कोई भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकता है, मतलब अपर हाउस हो या लोअर हाउस हो, ये दोनों में से कोई भी हाउस में हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। द नेक्स्ट, फिनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम। गवर्नमेंट का इनकम के ऊपर में फिनेंशियली कंट्रोल करना वो कैसे होता है। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का इनकम
वो कितना है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, ये दोनों बातों पर कंट्रोल करने का अधिकार वो इंडियन पार्लियामेंट को होता है। द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स वेज एंड मीन्स टू राइज द रेवेन्यू रिक्वायर्ड and also ensure that the money so granted has been spent for the authorized purposes। मतलब पार्लियामेंट को ऐसे रेवेन्यू लेना चाहिए या इनकम कैसे लेना चाहिए, उसी का अलग अलग वेज एंड मीन्स, अलग अलग मेथड ये पार्लियामेंट को बताया हुआ है, दिया हुआ है। and also ensure that the money so granted has been spent for the authorized purposes। जो इनकम उस तरह से पार्लियामेंट ले रहा है वो पैसा को किस तरह से उसको स्पेंड करना है, एक्सपेंडिचर कैसे करना है, वो भी पार्लियामेंट को एकदम बताया हुआ है। The Parliament thus exercise the financial control over the government through the budget of the Consolidated Fund of India। तो इसलिए इंडियन पार्लियामेंट को गवर्नमेंट किस तरीक़ा से ये इनकम को स्पेंड कर रहा है, ये इनकम को खर्च कर रहा है, उसी पर पूरा कंट्रोल हमारा पार्लियामेंट को है। गवर्नमेंट किस तरीक़ा से ये पैसा को खर्च करता है उस पर पूरा कंट्रोल हमारा पार्लियामेंट को है थ्रू द बजट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसी के लिए पार्लियामेंट हर साल में वो क्या बनाता है, बजट बनाता है। मतलब जो टोटल इनकम है वो किस तरीक़ा से कहाँ कौन कौन क्षेत्र में कितना कितना अमाउंट के रूप में उसको खर्च करना है, उसका पूरा एक डिटेल बनाता है, उसी को हम लोग बजट बोलता है। ये बजट के अनुसार गवर्नमेंट के पास जो कंसोलिडेटेड फंड है वो फंड का इस्तेमाल होता है। बजट मीन्स क्या है, द गवर्नमेंट प्लेसेस इट्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बजट बिफोर द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने एक बजट पेश करेगा। मतलब एक साल में हम लोग ये गवर्नमेंट के पास जो इनकम है, जो पैसा है, वो एक साल में, आने वाला एक साल में वो कौन कौन एरिया में कितना कितना रुपये स्पेंड करना चाहता है, उसी के बारे में एक डिटेल्ड आइडिया गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है। द बजट शोज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इन डिटेल। ये बजट में ये भी होगा गवर्नमेंट के पास कितना इनकम आया है एंड हाउ द मनी विल बी स्पेंड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, और वो एक पर्टिकुलर ईयर में वो किस तरीक़ा से वो पैसा को स्पेंड करने जा रहा है। ये सारा बात को गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए। उसी को बोलता है बजट बनाना, बजट बना कर रखना है। देन द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, उसका मीन्स द पार्लियामेंट कीप्स चेक एंड कंट्रोल ऑन द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क, है ना। जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हमारा मिनिस्टर्स लोग अपना काम कैसे कर रहा है, ये सब के ऊपर में पार्लियामेंट हमेशा क्या करते रहता है, चेक करते रहता है एंड कंट्रोल करते रहता है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव द राइट टू क्वेश्चंस द मिनिस्टर्स अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। पार्लियामेंट का बाकी मेंबर्स, उन लोग के पास ये पावर है, ये राइट है, ताकि कोई भी मिनिस्टर्स पर क्या उड़ा सकता है, सवाल उड़ा सकता है अबाउट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या क्या नीति है और क्या प्रोग्राम है, इस पर मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है बाकी पार्लियामेंट मेंबर्स को। दिस इज यूजुअली परफॉर्म्ड इन द क्वेश्चन आवर। ये जो मिनिस्टर्स का काम पर सवाल पूछने वाला एक काम होता है कब, इन द क्वेश्चन आवर में होता है। ड्यूरिंग द जीरो आवर विच स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, द मेंबर्स कैन रेज इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आवर के बाद द जीरो आवर स्टार्ट होता है। द जीरो आवर में वो क्या के लिए है, इन दिस टाइम द मेंबर्स कैन रेज इश्यू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। पार्लियामेंट का मेंबर्स को दूसरा कोई इश्यू, जो ऐसा इश्यू जो आम जनता के बीच में है, वो इश्यू के बारे में बताने का वो समय है द जीरो आवर। देन इफ द members are not satisfied with the functioning of the government,
the Lok Sabha can pass a vote of non-confidence to remove the government from power. है ना, if the members are not satisfied with the functioning of government, अगर पार्लियामेंट का मेंबर्स को गवर्नमेंट का काम पर लोग सेटिस्फाई नहीं होने पर द लोकसभा कैन पास ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। लोकसभा में क्या हो सकता है, ये वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस हो सकता है। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस के द्वारा दो एक्सिस्टिंग गवर्नमेंट को अपना अधिकार से बाहर कर सकता है या रिमूव कर सकता है। देन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, द पार्लियामेंट वर्क्स एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पार्लियामेंट एक इंफॉर्मेशन का भी एक ऑर्गन है, मतलब इंफॉर्मेशन देना लेना उसका भी वो ड्यूटी, वो जिम्मेदारी किसका है, द पार्लियामेंट का है। Members of Parliament can call for any information except that which may threaten the security of the country, है ना। Members of Parliament can call, पार्लियामेंट मेंबर्स को हम लोग को अभी भी कॉल कर सकता है फॉर एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए, एक्सेप्ट दैट विच में थ्रेटन द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। जो ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं पूछना चाहिए जो हमारा देश का सुरक्षा के बारे में हम लोग नहीं पूछना चाहिए, उसके अलावा बाकी सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट इज ट्रूथफुल एंड प्रिसाइज। जो पार्लियामेंट के द्वारा, जो पार्लियामेंट मेंबर्स द्वारा हम लोग को मिलने वाला इंफॉर्मेशन वो कैसे होता है, इट इज़ ट्रूथफुल होता है। ट्रूथफुल मतलब सच होता है, एंड प्रिसाइज मतलब एकदम टू द पॉइंट, है ना। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को चाहिए वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को वहाँ से मिलता है। दिस इंफॉर्मेशन इज collated not only through debates but also through the specific medium of questions to the ministers, है ना। this information is collated, उसका मतलब क्या है, collect and combine। the information is collected and combined not only through debates, वो हम लोग को डिबेट द्वारा भी उसको कलेक्ट कर सकता है ना। डिबेट माने वाद प्रतिवाद, बट ऑल्सो थ्रू द स्पेसिफिक मीडियम ऑफ क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स, या फिर मिनिस्टर्स से एक स्पेसिफिक मीडियम से, एक प्रॉपर तरीका से उन लोग से सवाल पूछ के भी हम लोग को वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। दस द पार्लियामेंट इज नॉट जस्ट ए लॉ मेकिंग बॉडी बट ऑल्सो ए मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन। तो इसलिए इतना बातों से हम लोग को ये पता चला है द पार्लियामेंट वो सिर्फ एक लॉ मेकिंग बॉडी ही नहीं है बट ऑल्सो ये मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो बहुत सारा काम करने वाला एक ऑर्गन है, एक इंस्टीट्यूशन है। स्टडी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट, one of the most important acts enacted in the last few years have been the right to information act 2005। ये पिछले वाला कुछ सालों में लागू होने वाला में द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट, सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट वो ये है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट 2005। इट गिव्स द पीपल ऑफ इंडिया द राइट टू एक्सेस एनी गवर्नमेंट रिकॉर्ड और फाइल। ये RTI एक्ट के अनुसार इंडिया के पीपल को, सिटीजन्स को कोई भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन या कोई भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड, गवर्नमेंट फाइल ये एक्सेस कर सकता है, ये मिल सकता है, उसका एक कॉपी मिल सकता है। Under this act, any citizen can ask for information from a public authority, ना। ये एक्ट के अनुसार कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस से, है ना, या फिर एनी गवर्नमेंट बॉडी, एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल से हम लोग को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन पूछ सकता है। इंडिया का हर एक सिटीजन को यह अधिकार मिलता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली और विद इन 30 days। एक सिटीजन इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से मांगने के बाद विद इन 30 days वो इंफॉर्मेशन वो आदमी को देना चाहिए। टिल दिस एक्ट वाज passed, disclosure of information was restricted by the Official Secrets Act 1923। तो उसके पहले तक गवर्नमेंट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके अनुसार गवर्नमेंट वाला डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, ये सब बाहर नहीं देना चाहिए। वो एक्ट वो
नियम उसका रेस्ट्रिक्शंस को ओवरकम करते हुए गवर्नमेंट रिकॉर्ड भी, गवर्नमेंट फाइल भी इंडिया का हर एक नागरिक को वो जानने का अधिकार है, ये बात सामने आ गया। द RTI Act is seen as one of the biggest threat to organized corruption of India। ये इंडिया में जो ऑर्गेनाइज्ड करप्शन है, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार को रोकने का एक सबसे बड़ा कदम हुआ है ये RTI एक्ट। एंड as it can expose the unsavory activities of people in power at the central, state and even at the local levels। क्योंकि इसके अनुसार at the local लेवल का ऑफिसर्स को, लोकल लेवल का ऑफिसर्स हो या फिर स्टेट लेवल का ऑफिसर्स हो या फिर सेंट्रल लेवल का ऑफिसर्स हो, इन लोगों को किसी भी तरह का भ्रष्टाचार वाला काम ये नहीं कर सकता है। दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। लेकिन ये नियम जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। एंड टू इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इंटरनल सिक्योरिटी, इंडिया के अंदर में अंतर्देशीय जो सुरक्षा, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोग को इसी के द्वारा नहीं मिल सकता है। और डिफेंस माने रक्षा, देश का रक्षा के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उस तरह का रिकॉर्ड्स हम लोग को ये एक्ट के द्वारा नहीं मांग सकता है, वो नहीं मिलेगा। The next, engineer and social activist Arvind Kejriwal was one of the main forces behind the passing of the Right to Information Act। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में लागू होने के पीछे एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल वो किया है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन है? दिल्ली का सीएम है। वो दिल्ली का सीएम वो अरविंद केजरीवाल, वो एक इंजीनियर है। इंजीनियर बनने के बाद वो फिर बाद में एक सोशल एक्टिविस्ट भी बने थे। उसके बाद अभी वो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बना है। तो उसका काम ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में लागू होने के पीछे बहुत महत्वपूर्ण है। द एक्ट वाज फाइनली पास्ड इन 2005। उसने बहुत ज़्यादा दबाव देते लास्ट 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में लागू हुआ है, वो एक्ट को पास किया गया है इंडियन पार्लियामेंट। अरविंद केजरीवाल वाज अवार्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर एमर्जेंट लीडरशिप इन 2006। 2006 में एमर्जेंट लीडरशिप मतलब आगे आने वाला यंग लीडर्स को देने वाला एक रमन मैग्सेसे अवार्ड, ये अवार्ड भी अरविंद केजरीवाल को दिया गया फॉर स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द RTI एक्ट एट द ग्रास रूट लेवल इन इंडिया। वो किसने दिया है? ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में एकदम नीचे का लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक वो जानकारी को स्प्रेड करने में ये बहुत ज़्यादा काम किया है, उसके लिए ये अवार्ड दिया है। दिस एक्ट एम्पावर्स इवन द पुअरेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया टू चैलेंज एंड फाइट करप्शन। ये एक्ट के अनुसार ये हमारा इंडिया का सबसे गरीब आदमी को भी ये अधिकार देता है ताकि उसके खिलाफ या हमारा जो सोसाइटी है उसके खिलाफ कोई भी काम अगर गवर्नमेंट के तरफ से या गवर्नमेंट बॉडी के तरफ से अगर हो रहा है, उसी का रिपोर्ट मांग सकता है या उसी का रिलेटेड रिपोर्ट एंड एनी फाइल ये सब मांग सकता है, उसी पर जांच कर सकता है। उसी तरह से ये जांच होने का डर से गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट बॉडीज में किसी तरह का भ्रष्टाचार होने का वो चांस को रोकने के लिए ये RTI एक्ट वाला एक काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कर रहा है। द नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट। देश का हेड, द हेड ऑफ द कंट्री, वो कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He is elected by an electoral college which consists of the elected members of both the houses of parliament and the legislative assemblies of the states and union territories of Delhi and पुदुचेरी, है ना। ये इंडियन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाला एक काम इट इज़ डन बाय
the electoral college which consists of the elected members of both the houses of parliament. एक इलेक्टरल कॉलेज है, इलेक्टरल कॉलेज. ये इलेक्टरल कॉलेज में पार्लियामेंट का दोनों हाउस में से इलेक्ट होने वाला मेंबर्स है एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. हर स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स है, मेंबर्स है. एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी यूनियन टेरिटरीज उसमें से भी. इसमें से इलेक्ट होने वाला मेंबर्स द्वारा बनाया गया एक इलेक्टरल कॉलेज, वो इलेक्टरल कॉलेज ये प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है. द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years. प्रेसिडेंट का एक बार प्रेसिडेंट होगा तो वो कितना साल के लिए है? फॉर ए टर्म ऑफ 5 years. एलिजिबिलिटी, इंडियन प्रेसिडेंट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट द कैंडिडेट मस्ट बी. एक सिटीजन को इंडियन प्रेसिडेंट बनने के लिए ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए. अबव 35 years ऑफ एज, उसका उम्र अबव 35 होना चाहिए. नॉट होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. उसका मतलब लोकल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रॉफिट बनाने वाला नहीं होना चाहिए. उसका मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब करने वाला नहीं होना चाहिए. देन सैलरी एंड अलाउंस. द प्रेसिडेंट ड्रॉस ए सैलरी ऑफ Rs 1.5 लाख पर मंथ. हर महीना में इंडियन प्रेसिडेंट को कितना रुपया मिलता है? 1.5 लाख रुपया मिलता है उसका सैलरी के रूप में. He is entitled to other allowances as permissible by law in courts from time to time. उसके अलावा ये 1.5 लाख रुपया उसको मिलता है. उसके अलावा दूसरा अलावेंस भी उसको मिलेगा जैसे जैसे नियम बताता है. इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब समय समय पर नियम जैसे बताता है उस तरह का अलावेंस भी मिलेगा द प्रेसिडेंट को. The salary and the allowance cannot be reduced during the president's term of office. ये सैलरी और अलाउंस ये सब रिड्यूस नहीं कर सकता है जब तक वो ऑफिस में है. मतलब जब तक वो इंडियन प्रेसिडेंट है तब तक उसका अलाउंस एंड सैलरी उसको रिड्यूस नहीं कर सकता है. नेक्स्ट, द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. इंडियन प्रेसिडेंट के पास अधिकार क्या क्या है, उसका क्या पावर है? ये द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग हेड. इंडियन प्रेसिडेंट का पावर ये हम लोग को इस तरह से अलग अलग प्रकार में उसको डिवाइड कर सकता है. लेजिस्लेटिव पावर. द प्रेसिडेंट कैन समन और सस्पेंड द पार्लियामेंट, है ना. द प्रेसिडेंट के पास यह पावर है, मतलब क्या है? पार्लियामेंट का मीटिंग बुलाना और उसको रोकना, ये दोनों का पावर इंडियन प्रेसिडेंट को होता है. He has the power to dissolve the Lok Sabha in consultation with the Prime Minister. उसके अलावा in consultation with the Prime Minister, मतलब प्राइम मिनिस्टर से पूछ करके लोक सभा को डिसॉल्व करने का, डिसमिस करने का भी अधिकार है. He can address either house और both house of parliament together, मतलब उसको इंडियन पार्लियामेंट का दोनों हाउस में या कोई भी एक हाउस में जाकर के ये पार्लियामेंट को एड्रेस करने का, मतलब पार्लियामेंट में जाकर स्पीच देने का अधिकार है. द प्रेसिडेंट एड्रेसेस ए जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. इंडियन प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट का दोनों हाउस का जॉइंट सिटिंग, मतलब दोनों हाउस का मेंबर्स एक साथ बैठा के लोग के सामने एक स्पीच देता है. द प्रेसिडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लोक सभा. ये कब होता है इस तरह का मीटिंग? लोकसभा के लिए जनरल इलेक्शन होने के बाद द फर्स्ट सेशन उसका बिगिनिंग एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर. उसके अलावा हर साल में पार्लियामेंट का मीटिंग स्टार्ट होने का वो सबसे पहला सेशन है उसका शुरुआत में. ये दोनों टाइम द प्रेसिडेंट दोनों हाउस का मेंबर्स को एक साथ बैठा करके एड्रेस करता है, स्पीच देता है.
द प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू ordinances when the parliament is not in session. तो जब पार्लियामेंट का मीटिंग होने का समय नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकालता है. ऑर्डिनेंस हैज द सेम अथॉरिटी एंड फोर्स एज द पार्लियामेंट्री लॉ. ये ऑर्डिनेंस को भी एक नियम जो बनाता है तो पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट्री लॉ का उसी अथॉरिटी है, उतना ही वैल्यू भी है प्रेसिडेंट के द्वारा ये निकालने वाला ये ऑर्डिनेंस को. बट इट इज़ इफेक्टिव फॉर 6 months ओनली. लेकिन ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी वो कितना महीना है? 6 month है. द ऑर्डिनेंस हैज़ टू बी वैलिडेटेड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks ऑफ इट्स रीअसेंबली. तो इस तरह से जो ऑर्डिनेंस निकालता है इंडियन प्रेसिडेंट, उसी को पार्लियामेंट में वैलिडेट करना चाहिए, मतलब उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए. डिस्कस करके उसको एक रेगुलर लॉ बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए विद इन 6 weeks ऑफ इट्स रीअसेंबली. मतलब जब ये पार्लियामेंट का मीटिंग दोबारा शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर, मतलब 1.5 महीना के अंदर वो ऑर्डिनेंस को नियम बनाना चाहिए, उसको पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए. ये पिक्चर कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. ही वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया का सबसे पहला वुमन प्रेसिडेंट ये थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी. देन एग्जीक्यूटिव पावर्स. प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या क्या है? द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट. इस तरह का लोगों को अपॉइंट करने का पावर, नियुक्त करने का पावर वो इंडियन प्रेसिडेंट को होता है. द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द प्राइम मिनिस्टर, है ना. इलेक्शन में जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वो पावर किसको है? इंडियन प्रेसिडेंट का होता है. द गवर्नर्स ऑफ स्टेट. स्टेट का गवर्नर को, राज्यपाल, स्टेट गवर्नर्स को नियुक्त करने का भी पावर वो इंडियन प्रेसिडेंट का होता है. द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों का चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस, उन लोगों को अपॉइंट करने का भी वो पावर किसका होता है? इंडियन प्रेसिडेंट का होता है. ये तीनों है इंडियन प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स. दो और है. द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूपीएससी का चेयरमैन और उसका बाकी मेंबर्स, इन लोग को भी अपॉइंट करने का पावर वो इंडियन प्रेसिडेंट का होता है. द अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने का भी पावर इंडियन प्रेसिडेंट का है. अटॉर्नी जनरल मतलब कौन है? महान्यायवादी. उसका मतलब ही इज द गवर्नमेंट्स चीफ लीगल एडवाइजर. मतलब गवर्नमेंट को लीगली एडवाइस देने वाला काम करता है, लीगल एडवाइजर है अटॉर्नी जनरल. एंड इज द प्राइमरी लॉयर इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहला लॉयर, वकील, ये भी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है. ही कैन बी सेड टू बी द एडवोकेट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड. उसको ऐसा बोल सकता है गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील है, एडवोकेट है, ये होता है अटॉर्नी जनरल. द नेक्स्ट जुडिशियल पावर. इंडियन प्रेसिडेंट का जुडिशियल पावर क्या क्या है के बारे में देखिए. द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस द सेंटेंस ऑफ ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस. मतलब जो जेल में सजा काट रहा है उसी को माफ़ कर दे सकता है. अगर प्रेसिडेंट अगर ऐसा लगता है तो माफ़ कर सकता है, या फिर उसका पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है. या का मतलब अगर कोई भी ऐसा अपराधी वो 20 साल का सज़ा काट रहा है तो इंडियन प्रेसिडेंट को उस पर दया आकर के वो 20 साल को रिड्यूस करके 10 साल या 15 साल कर सकता है. ये इसका पावर है. ही कैन ऑल्सो पार्डन ए डेथ सेंटेंस. उसके अलावा दूसरा बहुत सारा केस में जो ऐसा अपराधी
उसको डेथ सेंटेंस मिला है, डेथ सेंटेंस मतलब फांसी का सजा मिला है, उसी को कम करने का भी अधिकार किसको होता है? इंडियन प्रेसिडेंट को होता है। ये सब है उसका जुडिशियल पावर। द नेक्स्ट फिनेंशियल पावर क्या क्या है? द एनुअल बजट इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। एनुअल बजट बनाता है, उसके बारे में हम लोग इसके पहले वाले पैराग्राफ में हम लोग देखा है। तो एनुअल बजट वो इंडियन पार्लियामेंट के सामने रखता है इंडियन प्रेसिडेंट का नाम पर। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट अनलेस रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। मनी बिल पार्लियामेंट के सामने नहीं पेश कर सकता है जब तक इंडियन प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करेगा, तब तक उसको नहीं पेश कर सकता है। देन in case of any unforeseen expenditure, the president can grant an advance from the contingency fund of India. मतलब in case of any unforeseen expenditure मतलब जो ऐसा एक्सपेंडिचर मतलब जो पहले से उसके बारे में प्लानिंग किया हुआ नहीं है, अचानक आने वाला एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आने पर उसी के लिए पैसा द प्रेसिडेंट दे सकता है। एडवांस फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसके लिए पैसा उस समय प्रेसिडेंट कहाँ से निकालेगा? द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया मतलब इमरजेंसी फंड, उसमें से निकाल कर दे सकता है। ये पावर भी किसको होता है? द प्रेसिडेंट को होता है। द नेक्स्ट मिलिट्री पावर्स। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया। इंडिया का आर्म्ड फोर्स माने सायुध सेना मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीनों का द सुप्रीम कमांडर वो कौन होता है? द प्रेसिडेंट होता है। ही हैज द पावर टू डिक्लेयर वार, ना वार का घोषणा करने का पावर है, एंड कंक्लूड पीस, वार को एंड करके शांति वो घोषणा करने का भी पावर वो किसको होता है? द प्रेसिडेंट को होता है। ही अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स का चीफ, ये तीनों को अपॉइंट करता है इंडियन प्रेसिडेंट। देन डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर मतलब कूटनीतिक शक्ति। इसका मतलब क्या होता है? दूसरा देशों के साथ बहुत अच्छी तरीक़ा से व्यवहार करके, बात करके, उसके साथ जो एंगेज करने का वो पावर भी होता है, उसको बोलता है डिप्लोमेटिक पावर। द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट्स इंडिया एट इंटरनेशनल फोरम एंड रिसीव्स एम्बेसडर्स, है ना। प्रेसिडेंट इंडिया के तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट करके कोई इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल मीटिंग वगैरह में इंडिया को रिप्रेजेंट करके जाने का वो अधिकार, वो पावर वो किसको होता है? द प्रेसिडेंट को होता है। एंड रिसीव एम्बेसडर्स। एम्बेसडर्स मतलब दूसरा देश का एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब राजदूत, है ना, उन लोगों को रिसीव करना, ये सब का पावर भी द प्रेसिडेंट को होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द एम्बेसडर एंड द हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज। इसके अलावा दूसरा देश में इंडिया के लिए इंडिया का एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर्स, उन लोग को अपॉइंट करना या उन लोग को भेजना, यह पावर भी किसको होता है? द प्रेसिडेंट को होता है। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स आर कंक्लूडेड इन हिज नेम। इंटरनेशनल ट्रीटीज मतलब दो देश के बीच में, दो या दो से ज़्यादा देश के बीच में जो एग्रीमेंट बनाता है, जो ट्रीटी बनाता है, जो संधि बनाता है, ये सब एग्रीमेंट्स वो किसके नाम पे होता है? वो एक देश का प्रेसिडेंट के नाम में होता है, या इंडिया में तो इंडिया का प्रेसिडेंट के नाम में होता है। द नेक्स्ट इमरजेंसी पावर। द प्रेसिडेंट हैज सर्टेन स्पेशल पावर्स टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर होता है। ही कैन इम्पोज इमरजेंसी, उस तरह का इमरजेंसी सिचुएशंस, इमरजेंसी वो कब कर सकता है? इन केस ऑफ एन एक्सटर्नल अग्रेशन और एन आर्म्ड रिबेलियन, मतलब युद्ध होने पर, बाहर से, अपना देश से बाहर से किसी तरह का हमला होने पर, है ना, युद्ध होने पर, या किसी भी प्रकार का आर्म्ड रेबेलियन, आर्म्ड रेबेलियन मतलब सायुध विद्रोह, ये सब होने पर इमरजेंसी का घोषणा कर सकता है। इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ ए स्टेट ब्रेक्स डाउन, एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मतलब
एक स्टेट का गवर्नमेंट ये अगर टूट जाने पर, ये टूटना मतलब वो गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी लॉस होने पर वो स्टेट में इमरजेंसी का घोषणा कर सकता है द प्रेसिडेंट द्वारा। इफ देयर इज ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, अपना देश का ओवरऑल आर्थिक स्टेबिलिटी मतलब अर्थव्यवस्था, उसी पर किसी तरह का धमकी होने पर या उसी किसी तरह का प्रॉब्लम होने पर उस समय भी एक देश में इमरजेंसी सिचुएशन या इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। When a state faces the breakdown of constitutional machinery, the president takes over the rule of the state. और किसी एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या वहाँ का गवर्नमेंट अगर टूट जाने पर वो स्टेट का कंट्रोलिंग या वो स्टेट का राज करने का काम वो किसके अंडर में आएगा? द प्रेसिडेंट के अंडर में आएगा। मतलब वहाँ पर फिर क्या आएंगे? द प्रेसिडेंट रूल आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स रूल। तो हम लोग बोलेंगे वो स्टेट में क्या शुरू हो गया है? प्रेसिडेंट्स रूल शुरू हो गया है, ऐसा बोलेंगे हम लोग। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ये हम लोग इसके पहले भी देखा है। द प्रेसिडेंट वो कौन है? द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है एंड एक्सरसाइज इज पावर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। उसको अपना पावर यूज करने के लिए अपना पावर यूज करता है प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एडवाइस के अनुसार द प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी मिनिस्टर्स के एडवाइस के अनुसार प्रेसिडेंट अपना ये सब जो पावर है ये पावर का इस्तेमाल करता है। When the president's position is one of authority and prestige, but the president's position is one of authority and prestige. लेकिन है ना, इस तरह का बात है, प्रेसिडेंट को अपना पावर यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट का एडवाइस का ज़रूरत है। उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट का पोजीशन मतलब वो एक अथॉरिटी होता है, एक प्रेस्टीज होता है। प्रेस्टीज मतलब प्रतिष्ठा होता है, एक वैल्यूबल पोजीशन होता है। देन The president can be removed from office on grounds of violating the constitution. प्रेसिडेंट को भी अपना वो पोजीशन से निकाल सकता है, अपना ऑफिस से निकाल सकता है। कब? ऑन ग्राउंड्स ऑफ वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी बात वायलेट करेगा तो ऐसा होने पर इंडियन प्रेसिडेंट को भी अपना ऑफिस से निकाल सकता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। उस तरह से इंडियन प्रेसिडेंट को अपना ऑफिस से या अपना पोजीशन से निकालने वाला वो प्रोसेस को बोलता है इम्पीचमेंट। क्या बोलता है? इम्पीचमेंट। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, है ना। मेजोरिटी पार्टी का हेड वो है प्राइम मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी मतलब लोकसभा इलेक्शन में जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर सबसे ज़्यादा जगह से जीत के आया है, उसी को बोलता है मेजोरिटी पार्टी। तो मेजोरिटी पार्टी का लीडर जो है, उसका हेड जो है वो होता है जनरली द प्राइम मिनिस्टर। ही इज ऑल्सो द लीडर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का लीडर भी तो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट भी अपना काम प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस के अनुसार, प्राइम मिनिस्टर एंड बाकी जो मेंबर्स है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उन लोग का एडवाइस के अनुसार प्रेसिडेंट भी अपना काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेटर। तो एक तरह से द प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर ये दोनों के बीच वाला एक लिंक जैसा वो काम करता है द प्राइम मिनिस्टर। ही इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का प्रॉपर फंक्शनिंग, इफेक्टिव फंक्शनिंग, उसका पूरा जिम्मेदारी वो किसको होता है? द प्राइम मिनिस्टर को होता है। नेक्स्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister to aid and advise the president in the exercise of these functions. The council of ministers उसका मेन उन लोगों का लीडर वो कौन होता है? द प्राइम मिनिस्टर होता है। दे आर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। उन लोगों का मेन काम क्या है? द प्रेसिडेंट को हेल्प करना है और द प्रेसिडेंट को अपना काम करने के लिए
एडवाइस करना चाहिए, ये सब फंक्शन होता है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। द प्रेसिडेंट एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विथ सच एडवाइसेस, प्रेसिडेंट भी उन लोगों का जो एडवाइस है वो एडवाइस के अनुसार अपना काम करता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज डिवाइडेड इन टू, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, दो तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है। द कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर्स। द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीन्स दे होल्ड द हाईएस्ट रैंक एंड टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस। मिनिस्टर्स में मिनिस्टर का वो जो लेवल में हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट रैंक वो किसका होता है? द कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है। एंड दे टेक इम्पोर्टेंट डिसीजंस, इम्पोर्टेंट डिसीजंस अपना देश में गवर्निंग को कैसे करना चाहिए, राज कैसे करना है, उसके बारे में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। दे हेड डिफरेंट पोर्टफोलियोज और डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ना, ये एक एक कैबिनेट मिनिस्टर्स को एक एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है इन द सेंट्रल गवर्नमेंट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हम लोग को मालूम है होम मिनिस्टर होता है, डिफेंस मिनिस्टर अलग होता है, फॉरेन मिनिस्टर अलग होता है ना। तो उसी तरह जैसे फिनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग पोर्टफोलियो होता है एक एक मिनिस्टर्स के लिए। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैव टू अबाइड बाय द डिसीजंस मेड बाय द कैबिनेट। बाकी जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स है उन लोगों को ये कैबिनेट मिनिस्टर्स का डिसीजंस, वो डिसीजंस को मानना चाहिए, उसके अनुसार इन लोग अपना काम करता है। देन ये पिक्चर में देखिए द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेसिडेंट 1950 से 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1962 से 1967 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे ना। उसका बर्थडे हम लोग वी आर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे आज द टीचर्स डे। उसके बाद 1967 से 1969 तक डॉक्टर ज़कीर हुसैन। उसके बाद 1969 से 1974 तक वराहगिरी वेंकटगिरी, वी गिरी, ऐसा हम लोग जनरली उसको बोलता है, वी गिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी। उसके बाद 1974 से 1977 तक डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 1977 से 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद 1982 से 1987 तक ज्ञानी ज़ैल सिंह। उसके बाद 1987 से 1992 तक आर वेंकटरामन। उसके बाद 1992 से 1997 तक डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 1997 से 2002 तक 2002 तक KR नारायणन। उसके बाद 2002 से 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद 2007 से 2012 तक प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद 2012 से डेट तक प्रणब मुखर्जी। इस तरह से होता है इंडियन प्रेसिडेंट्स का लिस्ट है। द नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर, एक मिनिस्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होता है उसके बारे में है। ए पर्सन मस्ट बी ए मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। मिनिस्टर बनने के लिए
पार्लियामेंट का दोनों हाउस में से कोई भी एक हाउस में मेंबर होना चाहिए। However, a person who is not a member can be appointed for 6 months. लेकिन ऐसा भी आदमी जो ये दोनों हाउस में मेंबर नहीं है उसको भी एक मिनिस्टर बना सकता है ओनली फॉर 6 मंथ्स, या 6 मंथ्स के लिए। बट ही हैज़ टू ऑब्टेन मेंबरशिप ऑफ एदर हाउस ड्यूरिंग दिस टाइम। लेकिन ये 6 महीने के अंदर ये दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस में मेंबर बनना पड़ेगा उसको। देन वर्किंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का काउंसिल है उसका काम। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड वो कौन होता है? तो द प्राइम मिनिस्टर होता है। द काउंसिल वर्क्स अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स एज ए टीम। प्राइम मिनिस्टर के अंडर में बाकी सारा मिनिस्टर्स एक टीम बन करके अपना काम करना चाहिए। इट इज़ द कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल एंड इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर एनी डिसीजन टेकन बाय इट, है ना। इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी डिसीजन लेने पर उसका जिम्मेवार, उसका जवाबदेही ये कौन होता है? ये सारा मिनिस्टर्स एक साथ होता है। दैट मीन्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स, ये सारा लोग एक साथ उसका रेस्पॉन्सिबल है या उसका आंसरेबल होता है। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू डिसाइड। अगर गवर्नमेंट के सामने नो कॉन्फिडेंस वो वोट करके अगर पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस पास होने पर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू डिसाइड, है ना। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इस्तीफा देना पड़ेगा। उसका मतलब एक मिनिस्टर अगर गलत करके उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस होने पर भी ये सारा मिनिस्टर्स को क्या करना पड़ेगा? रिसाइन करना पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर्स कौन कौन थे उसके बारे में एक बार हम लोग देखते हैं। इससे पहले 1947 को इंडिपेंडेंस मिला, है ना। उसी समय से लेकर के 1964 तक जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद 1964 से 1966 तक गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद 1967 से लाल बहादुर शास्त्री 1964 टू 1966 से। ओके, ये जो गुलजारी लाल नंदा है वो 2 बार इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना है। इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मतलब जब जवाहरलाल नेहरू का डेथ हो गया था, जवाहरलाल नेहरू डेथ होने के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर बनने तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा अपना काम किया है। वो हुआ था 1964 में। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, उसका भी डेथ होने के बाद 1966 में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा फिर से प्राइम मिनिस्टर का वो पोस्ट में बैठा था। उसके बाद इंदिरा गांधी 1966 टू 1977, फिर 1980 टू 1984 2 बार बना है। मोरारजी देसाई, ये जो इंदिरा गांधी का 2 बार बनने के बीच में 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके बाद हरण सिंह 1979 से 1980 तक। उसके बाद राजीव गांधी 1984 से 1989 तक, है ना। इधर में 1979, 1997 टू 1980, 1984 से 1989 तक राजीव गांधी, है ना। 1979 से 80 तक हरण सिंह, फिर 80 से 84 तक इंदिरा गांधी, है ना। उसके बाद 84 से 89 तक राजीव गांधी, 89 से 1990 तक वीपी सिंह, 1990 टू 1991 इसके बीच में चंद्रशेखर,
उसके बाद 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव के बाद 1996 टू 1997 एच.डी. देवेगौड़ा। उसके बाद 1997 टू 1998 इंद्र कुमार गुजराल, आई.के. गुजराल। उसके बाद 1996 टू 1996 वो गलत है, 1998 टू 2004 वो अटल बिहारी वाजपेयी। उसके बाद 2004 टू 2014 10 साल 2 इलेक्शन में लगातार मनमोहन सिंह। उसके बाद 2014 से लेके अभी भी नरेंद्र मोदी। इस तरह से है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट। ओके, द नेक्स्ट द टर्म्स इन यूज। मनी बिल, द लॉ कंसर्न्ड विथ फाइनेंस, मतलब मनी रिलेटेड नियम है ना, मतलब इंडिया का जो आर्थिक जो व्यवस्था है उसी के बारे में जो लॉ बनाता है उसी को बोलता है मनी बिल। 0 आवर मीन्स द टाइम ड्यूरिंग विच इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आर रेज्ड। 0 आवर मतलब वो समय इंडियन पार्लियामेंट मीटिंग में वो समय जो देता है जिस समय में ये पार्लियामेंट मेंबर्स द्वारा द इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट है ना, मतलब आम आदमियों के बीच में या आम आदमियों को अफेक्ट करने वाला वो इश्यूज के बारे में डिस्कस करने का वो समय 0 आवर। Adjournment motion, a proposal the current business and take up urgent issue। इसका मतलब a proposal the current business and take up urgent issue, मतलब जो चीज़ के बारे में पार्लियामेंट का मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा है उसको रोक करके किसी दूसरा एक अर्जेंट इश्यू के बारे में डिस्कशन से स्टार्ट करने का वो प्रोसेस को बोलता है adjournment motion। नाउ एक बार और देख लेते हैं द क्विक रिव्यू। इन इंडियन पार्लियामेंट आर 2 हाउसेस। इंडिया का पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। मीन्स लोअर हाउस मीन्स द लोकसभा एंड अपर हाउस मीन्स द राज्यसभा। द पार्लियामेंट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। इंडियन पार्लियामेंट में अलग अलग प्रकार का फंक्शंस होता है, वेरियस फंक्शन होता है, अलग अलग काम होता है। वो क्या क्या है? It formulates laws, controls the finance of the government, keeps a check on the ministers and serves as an organ of information। क्या करता है इंडियन पार्लियामेंट? इट मेक्स लॉ, नियम बनाता है। इट कंट्रोल्स द फिनेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पास जो इनकम है, मनी है, उसको कंट्रोल करता है। इट कीप्स ए चेक ऑन द मिनिस्टर ना, मिनिस्टर्स पर एक चेकिंग करता है, उसका एक्टिविटीज़ को चेक करता है। एंड इट सर्व्स एज एन ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के लिए एक ऑर्गन है। हम लोग को इंफॉर्मेशन लेना देना उसका एक जिम्मेवार ऑर्गन होता है पार्लियामेंट। ए लॉ इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए बिल, एक नियम, वो नियम बनाने के पहले पार्लियामेंट में एक बिल के रूप में उसको पेश करना चाहिए, मतलब एक ड्राफ्ट, एक रफ करके उसको पेश करना चाहिए, उसको बिल बोलता है। द बिल्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, ये बिल 2-3 तरह का होता है। मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सब होता है ना। इसमें क्या क्या है? मनी बिल मतलब क्या है? द लॉ रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर और यूटिलाइजेशन ऑफ द मनी, उसको बोलता है मनी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल्स मतलब बाकी सारा बिल्स को बोलता है ऑर्डिनरी बिल्स, बाकी सारा नियम। और द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर कोई भी बात पर मॉडिफिकेशन करने का वो बिल को बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इसमें मनी बिल्स वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो सिर्फ लोकसभा में उसको इंट्रोड्यूस करेगा। क्योंकि मनी मतलब वो लोगों का पैसा है, लोग जो अलग अलग रूप में गवर्नमेंट में जमा करने वाला पैसा है, तो उसका यूटिलाइजेशन वो कैसे होना चाहिए ये लोकसभा का मेंबर्स डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि लोकसभा का मेंबर्स वो
लोगों द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट करके आ रहा है। डायरेक्ट इलेक्शन में वो लोग उन लोगों को वोट दे करके अपना रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके भेजने वाला वो हाउस है लोकसभा। इसलिए द गवर्नमेंट कैन बी डिसमिस्ड बाय द पार्लियामेंट बाय पासिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद एक गवर्नमेंट अगर अपना काम बढ़िया से नहीं करने पर वो गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकता है वो पार्लियामेंट का बाकी मेंबर्स। उसके लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन वो पास होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा मेंबर्स अगर गवर्नमेंट के खिलाफ वोट देगा तो वो गवर्नमेंट को डिसमिस करना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। एक देश का नॉमिनल हेड वो कौन है? द प्रेसिडेंट होता है। द प्रेसिडेंट हैज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड इमरजेंसी पावर्स। प्रेसिडेंट के पास इतना सारा पावर्स है ना। क्या पावर्स है? लेजिस्लेटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर्स है, जुडिशियल पावर्स है, फाइनेंशियल पावर्स है, मिलिट्री पावर्स है, डिप्लोमेटिक पावर्स है एंड इमरजेंसी पावर्स। द प्राइम मिनिस्टर हेड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का काउंसिल उसका हेड कौन है? द प्राइम मिनिस्टर है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होल्ड्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का हर काम का जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। बाकी सारा मेंबर्स का सवाल का जवाब देना पड़ता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स in parliament. The next assessment exercise. First multiple choice questions. The dash ministers have decision making powers. Decision making power वो कौन सा मिनिस्टर्स को है? ऑप्शन डी द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड हु इज द हेड ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मेजोरिटी पार्टी का हेड कौन है? ऑप्शन सी द प्राइम मिनिस्टर। 3 ये क्वेश्चन और उसका ऑप्शंस गलत है इसलिए उसको छोड़ दीजिए। देन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स कंटेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू टैक्स रेगुलेशन, है ना। टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस ये कौन सा बिल में आता है? टैक्स मीन्स मनी है इसलिए मनी बिल। ऑप्शन ए मनी बिल। हाउ मेनी टाइम्स शुड द पार्लियामेंट मीट इन ए ईयर। पार्लियामेंट एक साल में कम से कम कितना बार मीट करना चाहिए, उसका मीटिंग होना चाहिए? ऑप्शन बी ट्वाइस, 2 बार। 6 विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रेम्स द लॉ। लॉ बनाने का, नियम बनाने का ऑर्गन कौन सा है गवर्नमेंट का? ऑप्शन डी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर। 7 द डैश इज कॉल्ड द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल इसमें से कौन सा को बोलता है? पीपल का हाउस कौन सा है? ऑप्शन बी लोकसभा। लोकसभा को बोलता है क्योंकि लोकसभा पीपल द्वारा डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करके भेजता है। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द। पार्लियामेंट का अपर हाउस ये कौन सा है? राज्यसभा है, अपर हाउस। द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। 1 द सीट्स इन द लोकसभा आर अलॉटेड टू ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स। हर स्टेट में से कितना लोकसभा मेंबर्स को भेजना है ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? बेसिस ऑफ इट्स पॉपुलेशन, आबादी। सेकंड द डैश इज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट बॉडी। कौन सा चीज़ है परमानेंट बॉडी? राज्यसभा। द राज्यसभा क्योंकि राज्यसभा एक साथ वो कभी भी डिसमिस नहीं होता है लोकसभा के तरह। थर्ड द डैश आवर इज बिफोर द 0 आवर। 0 आवर का पहले कौन सा आवर है? द क्वेश्चन आवर। द प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस इज फॉर। प्रेसिडेंट का टर्म ऑफिस में प्रेसिडेंट का टर्म वो कितना साल तक है? फॉर 5 years। द डैश एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का एडवाइस पर कौन अपना काम करता है? द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट राइट ट्रू और फॉल्स। A person has to be about 25 years to become a member of लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एक आदमी का उम्र 25 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ ट्रू। सेकंड इन 0 आवर नो वर्क टेक प्लेस इन द पार्लियामेंट। 0 आवर में पार्लियामेंट में कोई काम
नहीं होता है, फॉल्स, क्योंकि जीरो आवर वो किस लिए है, द इश्यू रिलेटेड टू द पीपल इंटरेस्ट, वो उठाने के लिए है, डिस्कस करने के लिए है। ऑल बिल्स हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा फर्स्ट, सारा बिल्स को लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना है, फॉल्स, क्योंकि ओनली मनी बिल्स लोकसभा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, बाकी बिल्स राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकता है एट फर्स्ट। ये बिल बिकम्स एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन इट, एक बिल नियम बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए उस पर प्रेसिडेंट साइन करने के बाद ही होता है, ट्रू। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। What do you understand by the collective responsibility of the Council of Ministers? The Council of Ministers, in Council of Ministers का collective responsibility, उसी से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर सेकंड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर बताइए। इसका आंसर यहाँ पर लोकसभा यहाँ से लेकर के बाय द पीपल तक लिखना है, उसके बाद राज्यसभा यहाँ से लेके द पार्लियामेंट तक लिखना है, उसके बाद मेंबर्स ऑफ यहाँ से लेके राज्यसभा तक भी लिखना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन के बारे में लिखिए। इसका आंसर यहाँ पर कॉम्पोजिशन, ये यहाँ से लेकर के राज्यसभा का कॉम्पोजिशन यहाँ से लेके यहाँ तक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तक लिखना है। नेक्स्ट, वाई डिड इंडिया ऑप्ट फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये क्यों ऑप्ट किया है, ये क्यों अपनाया है? इसका आंसर यहाँ पर है, व्हाट आर द रीजंस ना। इंडिया चोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ से लिखना है, इंडिया चोज द पार्लियामेंट्री सिस्टम, यहाँ से लेके ये 3 पॉइंट पूरा लिखिएगा, डिक्टेटरशिप तक लिखना। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। डिस्क्राइब द एग्जीक्यूटिव एंड द इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड इमरजेंसी पावर्स उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, एग्जीक्यूटिव पावर्स यहाँ से लेके द अटॉर्नी जनरल तक लिखना है, उसके बाद इमरजेंसी पावर्स ये यहाँ से लेके दिस इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स रूल, यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेशन, क्वेश्चन आवर, जीरो आवर एंड प्रेसिडेंट्स रूल। कॉन्स्टिट्यूएंसी का आंसर, इट इज एन एरिया whose voters elect a representative to a legislative body. The next, sessions, the period during which the house meets to conduct its business is called a session. नेक्स्ट, क्वेश्चन आवर, इसका आंसर ऐसा लेना है, द टाइम इन ए पार्लियामेंट सेशन इन विच members of parliament have the right to question the ministers about the policies and programs of the
गवर्नमेंट, ये लिखना है। नेक्स्ट 0 आवर, उसका भी आंसर ये पेज में है। द 0 आवर इज द टाइम which starts immediately after the question hour. The members can raise issue of public interest, ऐसा लेना है। यहाँ पर द क्वेश्चन आवर, उसके बाद इन विच, ये भी लेना चाहिए, इन विच द मेंबर्स कैन राइज इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट रेसिडेंस रूल, रेसिडेंस रूल के बारे में यहाँ पर है, व्हेन ए स्टेट फेसेस द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ से लेके दिस इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट्स रूल, यहाँ तक लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्लूरलिटी एंड मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम? मेजोरिटी वोटिंग सिस्टम एंड सिंपल प्लूरलिटी, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? इसका आंसर नेक्स्ट, डिस्कस इन डिटेल द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, उसको डिटेल में लिखना है। उसका आंसर यहाँ पर है, द पार्लियामेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन, सम ऑफ दम आर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉज, ऐसा लिखने के बाद ये लिखना है, द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस न्यू लॉज एंड चेंज द ओल्ड वंस, यहाँ से लेकर के ड्राफ्ट ऑफ ये प्रपोज्ड लॉ तक लेना है। उसके बाद फिनेंशियल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इनकम, उसके लिए ये पैराग्राफ पूरा लिखना चाहिए। द पार्लियामेंट से लेकर के ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तक लेना है। उसके बाद कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, द पार्लियामेंट कीप्स, वहाँ से लेकर के ऑफ द गवर्नमेंट तक लेना है। उसके बाद इफ द मेंबर्स आर नॉट सेटिस्फाइड, वहाँ से लेकर के गवर्नमेंट फ्रॉम पावर, यहाँ तक लेना है। उसके बाद ऑर्गन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये लेने के लिए द पार्लियामेंट वर्क, वहाँ से लेके ट्रूथफुल एंड प्रिसाइज, यहाँ तक लेना है। इतना लेना है उसका आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू द पीपल कास्ट देयर वोट थ्रू ए सीक्रेट बैलेट? इसका आंसर द नेक्स्ट activity session, an idea to think and act. Be artistic. Search and paste the pictures of the President of India. Indian Presidents का pictures, उसको सर्च करके उसका पिक्चर्स को एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करना चाहिए। ऑल्सो मेंशन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उन लोग ज्वाइन कब किया था उसका डेट लिखना चाहिए, एंड रिटायरमेंट का भी डेट लिखना चाहिए। तो द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वो कौन कौन है, ये चैप्टर में हम लोग देखा था। ढेर सारा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो भी इंडियन प्रेसिडेंट्स है उन लोगों का फोटो हम लोग ये पेज में हम लोग देखा है। इसके साथ ईयर भी लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग को इंटरनेट से एक्सैक्ट डेट ढूंढ कर लेना है। इसका फोटो ये इसमें से नहीं काटना चाहिए, बुक में से नहीं काटना है, अलग से फ़ोटो को प्रिंट करके उसके साथ ज्वाइनिंग डेट है ना, ये 1950 में ये डेट के साथ लेना है, डे एंड मंथ भी लेना है। ऐसा ज्वाइनिंग एंड एंडिंग डेट, ये दोनों चीज़ को लेना चाहिए। ओके, उसका मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के प्रणब मुखर्जी तक लेना है। माप वर्क, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का आउटलाइन मैप में, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप में लोकेट एंड कलर द स्टेट रन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। जो स्टेट का गवर्नमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस ना कांग्रेस गवर्नमेंट का है उसको लोकेट करके लोकेट एंड कलर करना चाहिए मैप में। देन डिबेट है, ये हम लोग स्कूल खुलने के बाद करेंगे। एक पिक्चर स्टडी है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग। ये पिक्चर देख करके आंसर करना है। ये पिक्चर देखने से क्या पता चलता है, ये लगता है राज्यसभा या
लोकसभा का एक पिक्चर है ना, उसको आपको अच्छा से देखिए। उसके बाद लिखना है व्हाट इज़ द प्लेस शोन इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में ये क्या है, कौन सा प्लेस है। व्हाट इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन, ये पिक्चर में आप लोग जो देख रहा है इसके अनुसार इसमें गलत बात क्या हो रहा है, गलत बात क्या हो रहा है। इज़ दिस फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, क्या ये पिक्चर में आप लोग जो देख रहा है क्या ये इंडिया का डेमोक्रेसी का एक गुड फीचर है, इंडिया में लोकतंत्र का एक फीचर है कि नहीं, ये भी लिखना है। देन तो वो वेबसाइट इसमें भी दिया है टू रीड अबाउट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में ज़्यादा जानने के लिए ये 2 वेबसाइट है, उसी में ढूंढ के ज़्यादा जानकारी आप लोग ले लीजिए। देन एक हॉट क्वेश्चन, वाई coalition गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड इन डेमोक्रेसी, डू यू नो द क्रिएटर ऑफ आम आदमी पार्टी, हिंग एंड आंसर, है ना। डेमोक्रेसी में coalition गवर्नमेंट ये क्यों फॉर्म होता है। coalition फॉर्म गवर्नमेंट मतलब क्या है, अगर इलेक्शन में कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी वोट नहीं मिलने पर उन लोग दूसरा पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल कर के गवर्नमेंट बनाता है, तो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल कर के जो गवर्नमेंट बनाता है उसको बोलता है coalition गवर्नमेंट। ऐसा गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में क्यों फॉर्म होता है वो लिखना है। डू यू नो द क्रिएटर ऑफ आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी ये किसने बनाया, ये लिखिए, ढूंढ के लिखिए या किसी से पूछ के लिखिए। द नेक्स्ट, लाइफ स्किल इमोशन, हाउ यू कैन सेव द चिल्ड्रन वर्किंग एट होम एंड शॉप, जो घर में दुकान में ऐसे ऐसे जगह में जो बच्चा लोग वर्क करता है उन लोग को वहाँ से कैसे बचा सकता है। सजेस्ट सम प्रैक्टिकल मेथड्स एज यू लर्न फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ, आप लोग अपना डे टू डे लाइफ में से, अपना डेली लाइफ में से आप लोग क्या देख रहा है, उसमें से आप लोग क्या क्या सीखा है, उसके अनुसार कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स, ऐसा बच्चा लोगों को उस तरह का जगह से बचाने के लिए प्रैक्टिकली क्या कर सकता है उसके बारे में कुछ लिखना है। देन वेब गाइड, ये 3 वेबसाइट दिया हुआ है, ये तीनों वेबसाइट एक बार इंटरनेट में ये वेब एड्रेस डाल करके उसको ओपन करके देखिए, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो सब जानकारी आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोग ले लीजिए। बस ये चैप्टर में इतना ही है। जिसके पास बुक है उन लोग ऑब्जेक्टिव्स बुक में कीजिए, जिसके पास बुक नहीं है उन लोग ऑब्जेक्टिव एंड ऑल क्वेश्चन आंसर्स ये पूरा एक्सरसाइज एसएस का कॉपी में लिखिएगा। कॉपी में ये सारा चीज़ ले करके याद भी करना चाहिए, याद करके रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।